मम्मी देखो, ये जैकेट कैसी लग रही है? जैकेट तो बहुत अच्छी है, पर अभी बारिश के मौसम में इसका क्या काम? मम्मी यार, अभी से सर्दियों के कपड़े लूंगी तब जाकर सर्दियों में अच्छी लगूंगी। वाह, सर्दियों में भी अच्छा लगना होता है। नहीं तो क्या मम्मी, एक सर्दियां ही तो है जिसमें मैं अच्छे से तैयार हो पाती हूँ। गर्मियों में पसीने से और बारिश में पानी से सब खराब हो जाता है। विंटर इज द बेस्ट। हाँ भाई हाँ, पता है तुझे सर्दियां पसंद है। अदिति अपने लिए सर्दियों के कपड़े देखने लगती है। उसे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। देखते देखते सर्दियां भी आ जाती है। मम्मी, सर्दियां शुरू हो गई है और आपने अभी तक एक भी बार गाजर का हलवा नहीं बनाया। अरे पर अभी तो शुरू हुआ है, अच्छी गाजर आने तो दे बाजार में। ठीक है मम्मी, जब आए बना देना। तब तक मैं रूम में जा रही हूँ, मेरे लिए गरम गरम मैगी बना दो। ठीक है भाई, तू आराम से बैठ जा, मैं लेकर आती हूँ। अदिति अपने कमरे में जाकर हीटर ऑन करके टीवी देखने लगती है और विनीता अदिति के लिए मैगी बनाती है। क्या तू सारा दिन बस कंबल में ही पड़ी रहेगी? सर्दियों का मजा कमरे के बाहर से भी तो ले। बाहर तो तभी आऊंगी ना जब आप मेरे लिए चिक्की बना दोगे। बना दो ना मम्मी। हाँ भाई हाँ, सब बना दूंगी। अदिति आराम से अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा महेश उसे बाहर बुलाते हैं। अरे अदिति बेटा, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ पापा, आप ही आओ ना। अरे बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये देख, ये कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है तुझे? ये कौन सा जरूरी काम है, आप इधर आ जाओ। ठीक है भाई, सर्दियों में तो ये लड़की बिल्कुल छिपकली बन जाती है, घर में कहीं और नजर ही नहीं आती। चलिए मैं भी आती हूँ, बस इनमें से कोई लड़का पसंद आ जाए उसे। हाँ भाई, मैं तो थक गया 2 साल से लड़का ढूंढते ढूंढते। महेश अदिति के कमरे में आते हैं। तेरा कमरा कितना गर्म हो रहा है, कभी तो हीटर बंद कर दिया कर। पापा, सर्दियों का यही तो मजा है। हाँ भाई, बस गर्मा गर्म खाना, गर्म कपड़े और गर्म कमरा। आप भी क्या बातों में लगे, उसे फोटो दिखाओ ना अजय का। अदिति बेटा, अजय मुझे भी बहुत पसंद आया है, तू भी उसे फाइनल कर ले। पहले मुझे दिखाओ तो। महेश अदिति को अजय की फोटो दिखाते हैं और हैंडसम से अजय पर अदिति का दिल आ जाता है। वैसे तो मेरा कोई मन नहीं है शादी का, पर आप लोगों के लिए मैं अजय को हाँ कर देती हूँ। मुझे पता था मेरी बेटी की पसंद क्या है। सुनिए जी, अब तो आप निकलवा लीजिए मुहूर्त। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटी के बारे में नहीं पता? अगले महीने का मुहूर्त निकाला है। ये तो बढ़िया है पापा, सर्दियों में शादी, ना मेहमानों को गर्मी लगने की टेंशन, ना खाना खराब होने की। इतनी समझदार कब से हो गई मेरी बेटी? अरे वो तो मैं बचपन से ही हूँ पापा, बस घमंड नहीं करती। महेश और विनीता हंसने लगते हैं और अगले महीने अदिति की शादी अजय से हो जाती है। वाह, अजय जी का घर कितना बड़ा है, यहाँ तो बालकनी भी है। सर्दियों की ठंडी ठंडी हवा का सारा मजा यहीं से लूंगी। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दादी, मैं तो बस घर में घूम रही थी। घर तो देख ही लिया होगा बहू तुमने, अब जरा एक एक कप चाय तो पिला दो हमें। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अदिति किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और अपनी सहेली को फोन लगाती है। क्या बात है, बड़ी सुबह सुबह फोन लगा दिया? हाँ, चाय बना रही थी, सोचा तुझे फोन कर लूं, तब तक बता क्या हाल है। क्या बताओ यार, इस बार सर्दी बहुत पड़ रही है, मुझे तो हर 2 दिन में जुकाम हुआ जा रहा है। पता नहीं तुझे कैसे पसंद है सर्दियां। अरे सर्दियों की बात ही अलग है, पता नहीं तुम लोग कैसे हो जिन्हें सर्दियां पसंद नहीं है। हाँ, मैंने भी देखा है, तू अपने कमरे में पड़ी रहती थी और आंटी कभी वो खाना बनाती रहती थी। अच्छा, अब तुझे जलन हो रही है ना मुझसे? जलन नहीं यार, पर अब तो तेरे पास सास है। एक नहीं, दो दादी सास भी है यहाँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को प्रॉब्लम है सर्दी से। अच्छी बात है, चल मैं जाती हूँ, बर्तन भी धोने बाकी है। ठीक है, बाय। अदिति चाय बना कर ले आती है। बहू ये ले, ये भुने हुए भुट्टे खा ले, अजय लेकर आया है बाहर से। वाह मम्मी जी, भुने हुए भुट्टे मेरे फेवरेट है। जब इन पर नींबू और काला नमक डालते हैं ना, हा, मजा ही आ जाता है। लगता है बहू को भी मेरी तरह सर्दियां पसंद है। क्या सच में दादी जी, आपको भी? नहीं तो क्या, सर्दियों में क्या बढ़िया खाने को मिलता है। हाँ, मंचूरियन, मैगी, पनीर टिक्का सब खाकर ना बड़ा अच्छा लगता है। चने का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, पालक के पराठे, क्या बढ़िया बढ़िया सब्जी आती है बाजार में। हाँ दादी, सही कहा। मेरा तो बड़ा मन होने लगा है। बहू तो एक काम कर, कल तू ना मेरे लिए पालक के पराठे बना दे।
लेकिन अम्मा जी घर में पालक तो है ही नहीं। तो अजय को भेजना, वो लेकर आएगा। ठीक है भाई। बहू अब तो तुम्हारी अम्मा जी से खूब बनेगी। तुम्हें बनाना तो आता है ना ये सब? हाँ मम्मी जी, मुझे सब आता है। फिर तो बढ़िया है। मैं अभी अजय को फोन कर देती हूँ, वो पालक ले आएगा। अगले दिन घर में पालक आती है और अदिति उसे साफ करने बैठ जाती है। अब एक एक करके अच्छा अच्छा पत्ता चुनना पड़ेगा, फिर पराठे बनेंगे। बहू बन गए क्या पराठे? मुझे तो कल से ही सोच सोच कर मुंह में पानी आ रहा है। बना रही हूँ दादी, बस 10 मिनट। बहू अब पराठे बना रही हो तो धनिया टमाटर की चटनी बनाना भूलना मत। ठीक है दादी। अदिति पराठे बनाकर दादी को खिलाती है। वाह वाह, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पराठों का मजा ही अलग है। चलो बहू के आने से अब मेरी तो छुट्टी हो गई। अम्मा जी मैं सोच रही हूँ मायके हो आओ अपने। बहू तू चली जा, अब तो अदिति बहू है मेरे पास। अब तो तू संक्रांति के बाद ही आना। पहली बार अम्मा जी आप मानी हो इतने दिन के लिए। ऐसा पता होता ना तो मैं बहुत पहले ही अजय की शादी करवा देती। सुषमा की बात सुनकर दादी हंसने लगती है और अगले दिन सुषमा अपने मायके के लिए निकलती है। बहू अम्मा जी की सारी बातें मानना और खाने का मन हो तो इन्हें देना, नहीं तो ये रूठ जाती हैं और फिर इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। आप टेंशन मत लो मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी। सुषमा अपने मायके चली जाती है और अदिति अपने कमरे में आराम करने जाती है। उसने अभी हीटर ऑन ही किया था कि दादी की आवाज आती है। अदिति, अदिति बहू। हाँ दादी, कुछ चाहिए क्या आपको? अदिति, हर साल 60 के लड्डू बनते थे सर्दियों में। अब तेरी सास तो गई तो तू ही बना दे। ठीक है दादी, मैं बना देती हूँ। घी गुड़ अच्छे से डालना। समझ गई दादी। अदिति किचन में आती है और आटा भूनने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। क्या हो रहा है अदिति मैडम? अरे लड्डू बना रही हूँ, तू बता क्या हाल है? मैं तो अपने मायके आ गई। मेरी सास के नखरे ही बंद नहीं हो रहे थे। सर्दी आई नहीं कि हर घंटे चाय बनाओ। मैं चाय बना बना कर थक गई थी। अरे तो इसमें कौन सी ज्यादा मेहनत है, इतना काम तो चलता है। कम से कम गर्मियों में तो पसीना नहीं बहाना पड़ता। अरे तो गर्मियों में सब हल्का खाते हैं, सर्दियां आते ही मेरे घर वाले मुझे हलवाई समझ लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं ना काम कर रही हूँ। प्रिया फोन काट लेती है और 1 घंटे की मेहनत के बाद अदिति लड्डू तैयार कर लेती है। लीजिए दादी आपके लड्डू, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लड्डू तो बहुत बढ़िया है बहू, पर शाम को खाने में क्या बनाएगी? आप क्या खाएंगी दादी? मैं सोच रही हूँ बथुआ के पराठे बना ले आज। ठीक है दादी, मैं अजय को फोन कर देती हूँ, वो लेते हुए आएंगे। अच्छा सुन, उसको बोलना मेथी मूली चने का साग भी लेता है। ठीक है। और गाजर भी। हाँ हाँ कह दूंगी। अदिति अजय को फोन लगाती है। बोलिए मैडम जी, कैसे याद किया? ऑफिस से आते वक्त मूली मेथी चने का साग और गाजर लेते आइएगा। अरे तुम इतना सब खाने वाली हो क्या? ये सब मेरे लिए नहीं है, दादी के लिए। आप बस लेते आइए। ठीक है भाई, ले आऊंगा। अजय घर आते वक्त सारी सब्जियां ले आता है। यही तो अच्छी बात है ठंड के मौसम की। इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी सब्जियां चलती है ना, देखकर मन खुश हो जाता है। दादी मुझे तो सब्जी बनाने वाली ज्यादा प्यारी लगती है। नई नई शादी में होता है बेटा, तेरे दादाजी भी ऐसी बातें करते थे। मैं भी तो उन्हीं का पोता हूं ना दादी। चल अब तो आराम कर और बहू को मेरे पास भेज। हाँ दादी, आपने बुलाया? ले बेटा, सब्जी आ गई है, अब तू जल्दी से बथुए के पराठे बना दे। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ। अदिति बथुआ लेकर साफ करने बैठ जाती है और अच्छे से साफ करके उसके पराठे बनाती है। बहू तूने धनिया मिर्च की चटनी नहीं बनाई? अभी बना देती हूँ दादी। अदिति किचन में चटनी बनाने जाती है। ये दादी को भी ना बिना चटनी के कुछ खाना ही नहीं है। जब देखो तब चटनी पिसवाती रहती है ऐसी ठंड में। एक तो ये पत्ते साफ कर करके मैं परेशान हो गई हूँ, ऊपर से रोज नई नई चीजें। बहू चटनी बन गई क्या? मेरी चटनी बनी जा रही है। हाँ दादी बन गई। अदिति चटनी बनाकर लाती है। बहू 2 पराठे और ला दे, फिर मेरा खाना हो गया। अभी लाती हूँ दादी। अदिति पराठे सेकने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह दादी उसे आवाज देती है।
बहू अभी तक सो रही है क्या? इतनी सुबह सुबह क्या बात हो गई, क्यों बुला रही है ये बाहर? ए बहू बाहर तो आ। अदिति कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलती ही ठंडी ठंडी हवा का झोंका उससे टकराता है। देख बहू बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। दादी आप खिड़की पर क्यों खड़ी हो, बंद करो ना। अच्छी नहीं, बहुत ठंडी हवा है। पर बहू तू तो कह रही थी सर्दियाँ तुझे पसंद है। हाँ दादी पसंद तो है, पर ऐसे नहीं। अच्छा वो सब छोड़ा, आज ना मेरा मन मूली की सब्जी खाने का है, तो तू वो बना दे। ठीक है बना दूंगी। और मूली के पराठे भी। पता था मुझे, पराठे कैसे भूल सकती है ये। अदिति सुबह सुबह से ही काम में लग जाती है और मूली की सब्जी तैयार करती है। इस सर्दियों में इतना सब कुछ क्यों चलता है? मैगी भी तो खा सकती है दादी, लेकिन नहीं, यही सब खाना है, पत्ते और पराठे। अदिति बड़बड़ाती रहती है और काम करती है। तभी दादी किचन में आती है और कहती है, बहू आज ना तू गाजर का हलवा भी बना दे। बना दूंगी दादी। अदिति गाजर कद्दूकस करने बैठ जाती है और कद्दूकस करते हुए उसके हाथ में दर्द होने लगता है। दादी आज तो मेरे हाथ में ही दर्द हो गया। तो बहू बाम लगा ले। दादी मैं कल बना दूं आपके लिए गाजर का हलवा? सब समझ रही हूँ, तो थक गई है ना बूढ़ी दादी के लिए काम कर करके। मैं तेरी सास को ही मायके से वापस बुला लेती हूँ। अरे दादी आप नाराज क्यों होती है? मैं बना दूंगी हलवा। ठीक है फिर बना दे। अदिति अपने कमरे में आ जाती है और थोड़ी देर आराम करने के बाद गाजर का हलवा बनाने लगती है। ये कैसे दिन आ गए मेरे, कब खत्म होगी सर्दियां और कब आनी बंद होगी ये सब सब्जियां। अदिति काम कर रही थी कि उसकी माँ का फोन आता है। मम्मी अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप बाद में बात करना। क्या हो गया बेटा, इतना किसमें बिजी हो गई? कौन सा नाटक देख रही है टीवी पर? टीवी तो बस सजाने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ देखूं भी। आपने कुछ बताया क्यों नहीं कि सर्दियों में इतनी सब्जियां आती है? जैसे तुझे बड़ी पसंद थी ये सब सब्जियां। ये बात भी है, मेरी दादी सास को ना बहुत पसंद है। वैसे एक बात कहूँ, तेरे जाने के बाद मैं और तेरे पापा भी यही सब बनाकर अब मजे से खा रहे हैं। आप तो इंतजार इस बात का कर रही थी। अरे नहीं नहीं, चल ठीक है तू काम कर ले। अदिति फोन रख देती है और हलवा तैयार करने लगती है। कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से यहाँ खड़े खड़े मेरे तो पैर ही अकड़ रहा है। बहू खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, जल्दी से देना हलवा। दादी थोड़ा ठंडा तो होने दो। हाँ बहू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू ले आना। दादी अपने कमरे में चली जाती है और अदिति हलवा बनाकर लाती है। खुद तो सारा दिन हीटर से चिपकी रहती है और मुझे कहती है कभी ये बना दो कभी वो बना दो। बहू आज तू ना बाजरे की खिचड़ी बना दे, हलवा खाकर अब ज्यादा भूख नहीं लगेगी। ठीक है दादी बना दूंगी। दादी अदिति को कई नई नई चीजें बनाने को कहती रहती हैं और अदिति का आधे से ज्यादा दिन किचन में ही जाता है। यार प्रिया मैं तो परेशान हो गई हूँ ये तरह तरह का खाना बनाकर। अब समझ में आया तुझे पसंद थी सर्दियां। अरे मुझे तो यार अब गर्मियों का इंतजार है, बस जल्दी से गर्मियां आए और ये तरह तरह के व्यंजन बनाना बंद करूं। तू अपने मायके चली जाना। कहाँ से जाऊं यार, मेरी सास खुद गई है मायके, मैं यहाँ दादी सास की देखभाल कर रही हूँ। बढ़िया है बेटा, कोई बहुत बोलता था आई लव विंटर्स। कैसी विंटर्स कैसा लव, अब तो रेसिपी देखकर बाजरे की खिचड़ी बना रही हूँ। अदिति की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है। तुझे हंसी आ रही है और मुझे रोना आ रहा है, बस ठंड से ना आंसू जम गए। कोई बात नहीं, जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे बेटा। अदिति फोन रख देती है और बाजरे की खिचड़ी बनाती है। अदिति तुम्हें तो बहुत कुछ आता है बनाना, लेकिन कभी कभी मेरी पसंद का भी कुछ बना दो। नहीं ये मेरी बहू है, मेरी ही पसंद का बनेगा, तू अपनी पसंद गर्मियों में बताना। ठीक है दादी, गर्मियों में आप कुछ मत कहना फिर। नहीं नहीं गर्मियाँ मुझे पसंद ही नहीं है, वैसे भी मुझे तो अब गर्मियां ही पसंद है। सारा काम निपटाकर अदिति अपने कमरे में आराम करने जाती है और दादी उसके पास आकर कहती है, बहू सुन तो सो रही है क्या? नहीं दादी बताइए क्या हुआ? कल ना मेरी सहेली आएंगी, तो खाने में मक्के और बाजरे की रोटी चने का साग बना देना। बना दूंगी दादी। अगले दिन अदिति जल्दी से जागकर काम में लग जाती है
और मोहल्ले वाली दादी की सहेलियां खाने पर आती हैं। रामकुली, वो भी क्या दिन थे जब हम मूंगफलियां खाते थे, अब तो दांत ही नहीं बचे। सही कह रही हो, लेकिन मूंगफली छोड़ो, मेरी बहू ने आज चने का साग और बाजरे की रोटी बनाई है, वो तुम खाओ। अरे वाह, फिर तो लगवाओ गर्मा गर्म खाना। अदिति बेटा खाना लगा दे। ठीक है दादी, आप लोग बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। अदिति सबके लिए खाना परोसती है। अरे बहू, ये चने का साग ऐसे नहीं बनता, मजा ही नहीं आया। इसे लहसुन के साथ छौंका नहीं तूने? अरे हाँ, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, दोबारा बना कर ला। ठीक है, अभी लाती हूँ। अदिति दोबारा चने के साग को बनाती है। लीजिए, आप खाइए। वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू टमाटर की चटनी और मूली का सलाद कहाँ है? अभी लाती हूँ। कुछ भी कहो राम कली, तेरी बहू है तो संस्कारी, वरना आजकल की लड़कियां ये सब चीजें बनाने तो दूर किचन में तक जाती नहीं। अब किस्मत है ये तो मेरी, जो बुढ़ापे में भी मन के जैसा खाने को मिल रहा है। जब बात बात पर उठेगी तब हर कुछ इनके मन जैसा ही बनाना पड़ेगा। आधी सर्दियां निकल गई, अभी तक एक बार भी टमाटो सूप नहीं पिया। पीऊंगी भी कहाँ से, ये टमाटर की चटनी में ही लगी रहती हूँ। बहू कहाँ रह गई, जल्दी ले आ, खाना ठंडा हुआ जा रहा है। अभी आई दादी। अदिति चटनी और सलाद तैयार करके लाती है। बहू, मैं क्या कह रही थी, तुझे बथुए का रायता बनाना आता है क्या? हाँ आता है, पर तू क्यों पूछ रही है? अरे मेरी बहू बहुत चिक चिक करती है, कहती ये पत्तेदार सब्जियां उससे साफ नहीं होती, तो मैंने सोचा तेरी बहू को दे जाया करूंगी। हाँ, इसमें पूछना कैसा, मेरी बहू तेरी बहू। अब समझ में आया मम्मी जी क्यों खुश हो रही थी मायके जाने के नाम से। यहाँ तो ठंड के मौसम के खाने की लिस्ट इतनी लंबी है। अरे फिर भी एक बार बहू से पूछ तो ले। अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या बहू बना देगी ना? जी आंटी जी, बना दूंगी। अगले दिन सुशीला अदिति को काफी सारी पालक और बथुआ और मेथी साफ करने के लिए दे जाती है। अब बहू तू इसे अपने पास ही रख और 3 दिन मेरे यहाँ सब्जी बनाकर भेजती रहना। हाँ ठीक है आंटी जी। अदिति सब्जियां लेकर अंदर आती है, तभी उसकी दादी कहती है, बहू सुन तो जरा। जी दादी कहिए। बढ़िया बढ़िया आलू चल रहे बाजार में, तूने एक बार भी अभी तक आलू की टिक्की नहीं बनाई। बना दूंगी दादी। ठीक है, और आज ना आलू के पराठे बनाना मक्खन वाले। दादी आप इतना मक्खन खाकर मोटी हो जाओगी। अरे तब मुझे कौन से लड़के वाले देखने आएंगे, तू तो बढ़िया मक्खन मार के बनाना। किसी दिन मैं ही ना मर जाऊं दादी की फरमाइशें सुन सुनकर। क्या सोच रही है बहू, जा जाकर तैयारी कर ले। हाँ दादी, जा रही हूँ, किचन में रहने ही लग जाती हूँ। अब बस कोई नई डिश ना बनाने को बोल दे, मेरा तो मन ही उठता जा रहा है सर्दियों से। अदिति किचन में आ जाती है और अजय का फोन आता है। सुनो ना अदिति, आज मेरा मन मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने का कर रहा है, बना दो ना। आप बाहर से खा लीजिए, मैं अभी दादी के लिए आलू पराठे और धनिया की चटनी बना रही हूँ। तुम तो दादी पर्सनल शेफ बनती जा रही हो, मेरे लिए कुछ बनाती नहीं हो। अब आपको कुछ बनवाना है ना तो प्रार्थना कीजिए कि गर्मी आ जाए जल्दी से। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ठंड का स्पेशल खाना बना बनाकर। अरे पर दादी ने तो कहा था तुम्हें सर्दियां पसंद है। अब आप ना ताना मत मारिए, मुझे बहुत काम है। अदिति फोन काट देती है और आलू उबालने रखती है। भगवान ही बचाए सर्दियों से, अब नहीं कहूंगी कभी कि मुझे सर्दियां पसंद है। अरे क्या बताऊं सुषमा, मेरी बहू तो बस अपनी मन मर्जी चलाती रहती है, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानती। अच्छा, तो फिर तू क्या करती है? क्या करूं, सारी बातें माननी पड़ती हैं। अब बेटा भी बहू की साइड ही लेता है। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाना भी ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कैसी बातें कर रही है? पढ़ी लिखी बहू आना तो बल्कि अच्छी बात है, पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं। अरे नहीं, समझदार नहीं होती पढ़ी लिखी लड़कियां, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो ज्यादा फूट डलवाती हैं घर में। मेरी बहू के तो काम ही ऐसे हैं कि बस घर में आग लग जाए। अच्छा, ये बात है क्या? और नहीं तो क्या, यही बात है। अरे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां बस रिश्ते तोड़ना, घर में फूट डालना, अपनी चलाना, अपनी मनमर्जी से लोगों को चलाना, यही जानती हैं। सही बोल रही है तू, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां फिर ऐसी ही होती होंगी। मैं तो अपने बेटे के लिए कोई कम पढ़ी लिखी लड़की लेके आऊंगी। ऐसे ही रेखा सुषमा के आगे अपनी पढ़ी लिखी बहू की खूब बुराई करके चली जाती है और सुषमा खुद से बोलती है, रेखा बिल्कुल सही कह रही थी, पढ़ी लिखी लड़कियां तो नाश की जड़ होती हैं।
अब तो कोई ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो कम पढ़ी लिखी हो। सुषमा के दिमाग में अब पढ़ी लिखी लड़कियों को लेकर रेखा की बताई विचारधारा बैठ जाती है। एक शाम रेखा की दूर की बहन अनीता बहुत सारी लड़कियों की फोटो लेकर आती है और सारी फोटो दिखाते हुए बोलती है, एक से बढ़कर एक लड़की की फोटो लेकर आई हूँ दीदी। सब पढ़ी लिखी है और कुछ तो नौकरी पेशे वाली भी है। जो लड़की तुझे पसंद है वो बता दो, उसी को फाइनल कर देंगे हम फिर रोहित के लिए। इनमें से उस लड़की की फोटो बताओ जो 10वीं पास हो या कम पढ़ी लिखी हो। 10वीं पास? अरे हमारा रोहित इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, और तू है कि शादी 10वीं पास लड़की से करवा रही है। मुझे 10वीं पास लड़की ही चाहिए तो बस चाहिए। अगर इन सब लड़कियों में से कोई है ऐसी तो बता। तभी अनीता सारी फोटो दिखाती है और उनमें से कुमुद नाम की एक लड़की का फोटो उठाकर सुषमा के हाथों में देती है और बोलती है, ये एक लड़की है जो सबसे कम पढ़ी लिखी है। देख, तुझे ये पसंद आ रही है तो फिर मैं बात चला देती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद है, तू बात चला दे। मैं इसकी फोटो सब घर वाले को दिखा देती हूँ। सुषमा की बात सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुषमा कुमुद की फोटो रोहित और बाकी सभी परिवार वालों को दिखाती है। लड़की तो अच्छी लग रही है माँ। हाँ रोहित बेटा, तू बता तुझे पसंद है? अगर आप सबको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। वैसे भी मुझसे ज्यादा वक्त तो वो आप लोगों के साथ घर पर रहकर बिताएगी। मैं तो काम पर चला जाऊंगा। बस, तो फिर रोहित की हाँ है तो फिर सबकी हाँ है। अब तो चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे हम। ऐसे ही बड़ी खुशी खुशी सुषमा अपने परिवार वालों के साथ कुमुद के घर जाती है और रिश्ता पक्का करती है। और कुछ ही दिनों में बड़े ही धूम धड़ाके के साथ रोहित और कुमुद की शादी कर दी जाती है। शादी संपन्न होने के बाद सुषमा बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की गृह प्रवेश की रस्म करवा रही होती है। आओ कुमुद बेटा, अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखो। अब ये ससुराल, ये घर, यहाँ के लोग सब तुम्हारे हैं। इस घर की सारी बागडोर संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी माँ जी, जैसा कहें। थोड़ा वक्त रुक जाइए माँ जी, फिर देखना मैं क्या से क्या संभालती हूँ। इस घर में तो अब नए नए सूरज उगेंगे हर दिन। हंसी खुशी गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है। अब कुछ दिन तो कुमुद घर में एक बहुत ही संस्कारी बहू की तरह हर एक से बड़े ही प्यार से बात करती है और सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, शादी में तुझे जितने सोने के गहने मिले हैं ना, वो सारे तू मुझे दे दे। मैं अपने पास रख लूंगी संभाल कर। क्यों माँ जी, मैं रख लूंगी ना अपने पास संभाल कर। आप रखें मैं रखूं, बात तो एक ही है। वैसे भी बात तो एक ही है बहू, लेकिन घर की तिजोरी की चाबियां तो मेरे पास रहती है ना, तो इसलिए कह रही हूँ कि गहने मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहां से चली जाती है और कुमुद खुद से बोलती है, अब जितनी चाबियां आपने संभालनी थी ना माँ जी, सब संभाल ली। अब तो ये चाबियों का गुच्छा मेरे कमर पर टंगेगा। अब देखते जाओ आप मुझे। मेरे गहने मांग रही थी ना, अब मैं आपके सारे गहने भी खुद ले लूंगी। ऐसे ही शाम को जब रोहित घर आता है तो कुमुद मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोहित से बोलती है, सुनिए जी, मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। अरे क्या हो गया कुमुद, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? जी वो माँ जी। क्या हुआ, क्या कहा माँ ने जो तुम ऐसे रो रही हो? बताओ तो सही, बात क्या है? वो माँ जी ना आज मेरे पास आई थी और जबरदस्ती मुझसे मेरे शादी के गहने मांग रही थी। जब मैंने देने से मना कर दिया तो उन्होंने वो गहने मुझसे छीन लिए और तिजोरी में रख दिए। अब आप ही बताइए, क्या मैं अपने गहने भी नहीं संभाल सकती हूँ? क्या सच में माँ ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे मेरे गहने वापस ला दीजिए। और देखा जाए तो घर की नई बहू होने के नाते तिजोरी की चाबी तो मुझे संभालनी चाहिए। ऐसे ही कुमुद अपना झूठा रोना रोकर रोहित के दिमाग में कई तरीके की गलतफहमी पैदा कर देती है, जिसके बाद रोहित गुस्से में बौखलाया हुआ अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, आपको क्या जरूरत थी कुमुद से गहने मांगने की? पर बेटा, मैं तो गहने इसलिए मांग रही थी ताकि मैं क्या माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और वैसे भी अब जब घर की बहू आ गई है तो आप सारी जिम्मेदारियाँ क्यों संभाल रही हैं? ये तिजोरी की चाबियाँ कुमुद को दे दीजिए। पर रोहित बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? अरे सही तो बोल रहा हूँ। जब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आपकी बहू संभाल रही है तो तिजोरी भी संभाल लेगी। इतना कहकर रोहित जबरदस्ती सुषमा से तिजोरी की चाबी ले लेता है और चाबियां लेकर के कुमुद को दे देता है। कुमुद चाबियों का गुच्छा अपने कमर पर टांगती है और मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, लो, पहला तीर तो निशाने पर लग गया मेरा। अब आगे क्या करना है वो भी खूब अच्छे से जानती हूँ मैं। सोचती होगी कि कम पढ़ी लिखी है तो जूती के नीचे दबकर रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता मैं तो सर पर चढ़कर नाचने वालों में से हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और कुमुद आए दिन कोई न कोई चाल चलकर घर वालों की आपस में लड़ाई करवाती ही रहती है। एक शाम जब रोहित अपनी सैलरी लेकर घर आता है और सारी सैलरी लाकर सुषमा के हाथों में रख देता है,
ये लो माँ, और अपने हिसाब से सारा खर्च निकाल लेना। भैया मुझे कॉलेज की फीस चाहिए थी 5,000। कोई बात नहीं, इन्हीं पैसों में से तुम ही ले लेना, और 5,000 की जगह 7,000 ले लेना। 2,000 तुम अपने खर्चे के लिए रख लेना। और बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, वो नया बनवा कर लेकर आना है। जी पिताजी, जो भी खर्चा है इन पैसों में से कर लीजिएगा, सारे पैसे आप लोगों के ही तो हैं। दूर खड़ी कुमुद ये सब कुछ देख रही होती है। कुछ देर बाद जब रोहित कमरे में जाता है तो कुमुद बोलती है, सारे पैसे घर वालों को दे दिए? मैं तो आपकी बीवी हूँ, मेरे लिए क्या लाए हो बताओ तो। अरे कुमुद, तुम्हें जो भी चाहिए तुम माँ से पैसे ले लेना ना, माँ तुम्हें दे देंगे जितने भी पैसे चाहिए। मैं बीवी तुम्हारी हूँ या माँ जी की? मुझे पैसे देना तुम्हारा हक बनता है या माँ जी का हक बनता है? सारी की सारी तनख्वाह लाकर माँ को दे दी और बीवी माँ से मांग कर खर्च करे, जबकि पैसा पति कमा कर ला रहा है। तो तुम क्या चाहती हो वो बता दो। सारी की सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रखो, जिसे पैसे चाहिए होंगे वो मुझसे आकर ले लेगा। जब काम मेरा पति कर रहा है, घर मेरा पति चला रहा है, तो पैसा सासू माँ के हाथ में क्यों रखे? अब इसी बात को लेकर कुमुद और रोहित के बीच में झगड़ा हो जाता है और सभी लोग उनके कमरे में आ जाते हैं और रोहित उनको सारी बात बताता है। बहू, घर की बड़ी मैं हूँ, कहाँ कैसे क्या खर्च करना है मुझे अच्छे से पता है। तो क्या हो गया अगर मेरे बेटे ने मुझे सारे पैसे पकड़ा दिए तो? सीधी बात है माँ जी, जब तक मैं नहीं थी तब तक चीजें आप संभाल रही थी, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो तनख्वाह पर मेरा ही हक है, चुपचाप सारे पैसे मुझे दे दीजिए। कुमुद की ऐसी बातें सुनकर सुषमा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन घर में क्लेश ना बढ़े इसके चलते सुषमा कुमुद के हाथों में सारे पैसे रख देती है। और अब घर वालों को हर छोटी बड़ी बात का हिसाब कुमुद को देना पड़ता था और कुमुद भी अपनी मर्जी से सबको पैसे देती थी। एक शाम घर के सभी लोग शादी में जा रहे होते हैं, तभी कोयल हाथों में कुछ सामान लिए आती है। माँ, ये वो बनारसी साड़ी है जो आपने लाने के लिए कहा था, और ये शगुन का लिफाफा है। ठीक है कोयल। कुमुद बहू, 11,000 रुपये दे दे, शगुन के लिफाफे में डालने हैं। 11,000 किस लिए? 1100 रुपये डालकर दे दीजिए। कैसी बातें कर रही है बहू, तेरी और रोहित की शादी में इन्होंने बहुत कुछ दिया था, बदले में हमारा भी तो फर्ज बनता है ना देने का। 11,000 तो मैं नहीं देने वाली, 1100 रुपये दूंगी, और ये बनारसी साड़ी तो मुझे दे दीजिए। कोई सादी सी साड़ी उठाकर ले जाइए, आपका बस चले तो पूरा घर लुटा देंगे रिश्तेदारों में। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ से? भूलिए मत, इस घर की बड़ी माँ है, आप नहीं। बड़ा वही होता है जिसके पास रुपया होता है, और इस घर में कमाकर मेरा पति ला रहा है, आप सब लोगों को मेरा पति पाल रहा है। अगर इतना ही शौक है ना 11,000 रुपए का शगुन डालने का, तो ससुर जी को कहिए कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ले। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुषमा दंग रह जाती है। इसके बाद तो बनारसी साड़ी को बदल उसकी जगह एक साधारण साड़ी को थैली में डाल देती है और शगुन के लिफाफे में 1100 रुपए डालकर सुषमा के हाथ में दे देती है। और आगे से भी अगर आपने किसी को इतना सब कुछ देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ गई बात समझ में? इस घर में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है। इतना बोलकर कुमुद उन्हें धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और सुषमा और कोयल बस देखते ही रह जाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन सुषमा आंखों में आंसू लिए खुद से बोलती है, मैंने तो सोचा था कि कम पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी तो वो मेरे घर को जोड़ के रखेगी, हर दिन सुख शांति का माहौल बना रहेगा, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा चालू निकली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बहू हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी। अजी, मैं तो कहती हूँ अब हम जल्दी बस कोयल की शादी कर दे, उसके बाद जो होगा हम दोनों सह लेंगे, कम से कम हमारी बच्ची तो अपने घर पहुँच जाएगी। पर माँ, कब तक हम ऐसे ही भाभी की बातों को सहते रहेंगे? अरे हम सब उनके अपने हैं, वो हमारे साथ ऐसा कर रही है तो हमें उन्हें बोलना चाहिए। बोलने से क्या मिलेगा बेटा, हम उसे बोलेंगे और वो रोहित को बोलेगी और रोहित फिर हमसे लड़ेगा और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। सभी घर वाले कुमुद से बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कुमुद को कुछ नहीं कहता है और कुमुद लगातार अपनी मनमानी करती रहती है। अब घर में चाहे कोई रिश्तेदार आए चाहे पड़ोसी आए, 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर देती थी और उसे घर से बाहर भगा देती थी। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन रीना सुषमा से मिलने आती है। अरे सुषमा, तूने तो बाहर आना ही छोड़ दिया, क्या करती रहती है तू सारा दिन घर पर? करना क्या है, बस वही घर के छोटे मोटे काम, और क्या। अरे अब तो तेरी बहू आ गई है, अब तुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब तो तू बस हुक्म चलाया कर। काहे का हुक्म? हुक्म तो मेरी बहू हम पर चलाती है। अरे ये क्या बोल रही है? तुझे पता है मेरी बहू इतनी अच्छी है ना कि मैं तो बस बैठी रहती हूँ और मेरी बहुत सारी चीजें कर देती है, मुझे तो एक चम्मच भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीना ये सब कुछ बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर कुमुद आ जाती है और अपने हाथों को बांधते हुए बोलती है,
अगर आपकी बहू इतनी ही अच्छी है तो फिर अपनी बहू के चरण धोकर पी लीजिए ना आंटी जी। यहाँ आकर अपनी बहू की तारीफ क्यों कर रही हैं? अरे अगर मेरी बहू अच्छी है तो अच्छी ही कहूंगी ना, तेरी तरह थोड़ी है जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है। तमीज तो मुझ में इतनी ज्यादा है ना कि मैं हाथ पकड़कर आपको आपके घर के दरवाजे के बाहर कर दूं, पर अगर शराफत से आप खुद ही चली जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना 4 लोगों में आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। कुमुद की ऐसी बातें सुनकर रीना वहां से 9-2-11 हो जाती है। ये तो चली गई माँ जी, और अगर आपको भी अपनी इज्जत प्यारी है ना तो जाकर काम कर लीजिए, बेकार बैठकर अपना टाइम पास मत कीजिए। सुषमा बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है और घर के काम करने लगती है। गुजरते वक्त के साथ घर के हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं और अपने ही घर में कोयल, रमेश और सुषमा का नौकरों से भी बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर एक वकील आता है और कुछ कागज देते हुए कुमुद से बोलता है, ये लीजिए मैडम, जैसा आपने बोला था वैसे ही सारे पेपर्स बनाकर रेडी हैं। अब से घर और प्रॉपर्टी की मालकिन आप हैं। आज से ये सब कुछ आपका है। ये रहे आपके पेपर्स, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अब ये सब कुछ मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ रह रहे बेकार लोगों को धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। वकील वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन कोयल, सुषमा और रमेश तीनों के कपड़ों का अलग अलग सूटकेस पैक कर देती है और खुद सोफे पर आराम से बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कोयल, सुषमा और रमेश आते हैं और सूटकेस देखकर बोलते हैं, अरे बहू, तू कहीं जा रही है क्या? बताया नहीं। हाँ भाभी, इतना सारा सामान पैक कर लिया। ज्यादा दिनों के लिए जा रही हैं क्या, या भैया आपको हनीमून पर ले जा रहे हैं? हाँ बहू, अचानक से प्लान बना लिया, बताया भी नहीं बहू। पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना जाने वाली हूँ। तो फिर इतना सारा सामान किसके लिए पैक किया हुआ है बहू? किसका है ये सारा सामान? ये सारा सामान आप लोगों का है। आप तीनों के तीनों इस घर से बाहर जाने वाले हैं। ये क्या बोल रही है तू बहू? अरे बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपको नहीं पता कि इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो चुकी है। आई बात समझ में? देखो बहू, अपनी मर्जी चलाने की भी कोई हद होती है। ये सारी चीज मेरे नाम पर है और अभी तक मैं इसमें से कुछ भी रोहित के नाम पर नहीं किया है, तो तुम्हारे नाम ये सब कुछ कहाँ से हो गया? ठीक वैसे ही जैसे मैंने उस दिन आपसे कागजों पर सिग्नेचर लिए थे। भूल गए आप ससुर जी? कुमुद रसोई में चाय बनाकर तैयार करती है और एक कप में डालती है और खुद से बोलती है, अब ये चाय पिलाने के बहाने मैं ससुर जी के पास जाऊंगी और मुझे जो करना है वो करवा लूंगी, और फिर अब वैसा होगा जैसा मैंने सोचा है। इतना कहकर कुमुद चाय का कप उठाती है और पास में रखी हुई कुछ फाइल्स उठाती है, जिसके बाद वो अपने ससुर के कमरे में जाती है। ससुर जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ठीक है बहू, साइड में रख दे, मैं पी लूंगा। ससुर जी, रोहित जी कुछ कागज छोड़ गए थे। बोल रहे थे कि उन पर आपकी दस्तखत चाहिए। उन्होंने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। अच्छा ला बहू, पहले पढ़कर तो देख लूं। जैसे ही वो ऊपर का एक कागज पढ़ते हैं तो उसमें सच में राशन कार्ड के बारे में लिखा हुआ होता है। जिसके बाद कुमुद बोलती है, अब तो आ गया ना यकीन कि राशन कार्ड के ही कागज हैं। अब साइन कर दीजिए, फिर मुझे ये कागज देने रोहित को उनके ऑफिस भी जाना है। रमेश जल्दी से सारे कागजों पर दस्तखत कर देता है और कुमुद फाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। देखा, कितनी आसानी से मैंने आपको पागल बना दिया। अरे आप लोगों को क्या लगा था कि मैं अगर कम पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे अपना हक लेना नहीं आता? अरे अपने हक के लिए कैसे लड़ना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। बहू, तू पागल हो गई है क्या? हम सब तेरे परिवार वाले हैं। तू अपने परिवार वालों को भी घर से धक्के देकर निकाल रही है। आप कोई मेरे परिवार वाले नहीं हो। अगर आज मैंने आप लोगों को नहीं निकाला ना तो कल को आप मेरे पति से चुगली करके मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अरे भाभी, पढ़ी लिखी कम हो लेकिन दुनियादारी की तो समझ है ना। इतना तो पता है ना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। सब पता है मुझे, और तुम तो चुप ही रहो। सारा दिन माँ बेटी बस चुगली करती रहती हो। पर माँ ने तो कभी आपकी कोई बुराई की ही नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती हैं। लेकिन अब सारे पर्दे उठ चुके हैं। ना मुझे आप लोगों की जरूरत है और ना इस घर को आपकी जरूरत है। तो भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना अपना बैग उठाइए और घर से निकल जाइए। और अपने बेटे से शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मेरे काबू में है। कुमुद की ऐसी बातें सुनकर सुषमा और उसका पूरा परिवार अपना अपना बैग लेकर घर से निकल जाता है। और जाते जाते सुषमा की नजर रेखा के घर पर पड़ती है, जहाँ पढ़ी लिखी बहू ने बड़ी ही समझदारी के साथ पूरे परिवार को जोड़ा हुआ था और पूरे मोहल्ले वाले उसकी खूब तारीफ भी कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर सुषमा खुद से बोलती है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो मैं लोगों की बातों में आ गई। पढ़ी लिखी बहू घर तोड़ेगी नहीं बल्कि घर जोड़ेगी।